नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन्जॉय विथ आरसी में। तो अब तक की पिछली वीडियोज़ में हमने क्लास 9th की जितनी भी मैथ की वीडियोज़ ली हैं, उनमें से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है संख्या पद्धति की। जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने भूमिका बनाई। अगर आप लोगों ने अभी उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे टच करके आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद आती है प्रश्नावली 1.1 पे दूसरा वीडियो बनाया हमने। इसमें प्रश्नावली 1.1 की एक सवाल हमने कवर की है विथ सॉल्यूशन, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद हमने 1.2 को कवर किया, इसमें भी पूरा एक सवाल का हल है। अगर इन तीनों वीडियोज को आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीनों लिंक एक के बाद एक लगी हुई हैं, आप उन पर क्लिक कीजिए और उन वीडियो को देख लीजिए। अब आप अगर इनको नहीं देखेंगे तो आगे जो सवालें हैं उन्हें समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिर हम इसके बाद अब प्रश्नावली आने वाली है जो अपनी 1.3। इस प्रश्नावली के विषय में, इसको पढ़ने से पहले इसमें कुछ चीज़ें जो मैथ के टूल्स यूज होने वाले हैं, जो मैथ की नियम यूज होने वाले हैं इस प्रश्नावली में, हम उनको पहले विस्तार से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारी एक भी सवाल छूटे ना। तो आइए चलिए हम लोग अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार के बारे में। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं क्या होती है हमने वीडियो 1 में ही देख लिया है। अब इनके बारे में जानने के लिए, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली, वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। पहली परिमेय तथा दूसरी अपरिमेय, और इनका हमें दशमलव प्रसार करना है। अब दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार करने के लिए हमें भाग आना चाहिए, हमें मतलब हर से अंश में भाग करना आना चाहिए। तो अगर कोई भिन्न, जैसे मान लीजिए 7/8 लिखी हुई है, तो इसमें ये तो अंश हो जाता है और ये हो जाता है अपना हर। तो क्या करते हैं, ये जो हर लिखा हुआ है इसे हम इस तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये अपना कहलाएगा भाजक, भाजक हो गया। ये जो 7 लिखा हुआ है ये भाज्य कहलाएगा। और यहाँ पे जो कुछ हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे साइड में हम लिखेंगे, तो वो होगा अपना भागफल। तो इतनी सी बात है। तो आइए इसी को हम लोग हल करके आगे देख लेते हैं। 8 से इसमें भाग करेंगे तो इसका मतलब इसमें 8 से भाग करेंगे तो ये 0 बार जाएगा, क्योंकि ये संख्या इससे छोटी हो जा रही है। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 7 ही बच जाएगा, पूरा का पूरा शेष। शेष यानी कि 8 से इसमें गुणा करते हैं, नीचे 0 लिखेंगे, घटाएंगे, 7 ही आएगा शेष। अब उसके बाद इस 8 से इसमें यहाँ पे फिर एक हम लगा लेते हैं दशमलव। जैसे ही हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं हमें एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे मिल जाता है। अब इससे हम यहाँ पे भाग करते हैं तो ये 8 × 64 8 बार जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं। और वो जो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 8 = 64, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए हमारे पास 6 बचा। अब ये दशमलव है, उसकी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0, अगर ये लाइन से मतलब ये जो संख्या भाजक है आपकी उससे छोटा आ जाता है और आपने दशमलव लगा रखा है तो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब उसके बाद फिर से 8 से इसमें हम भाग करेंगे 60 में, तो 8 × 7 = 56, तो यहाँ पे 56 हमें प्राप्त होता है। घटाएंगे तो 4 बचा। अब ये फिर इससे छोटा हो गया, दशमलव है, एक 0 हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 बार जाएगा, तो 8 × 5 =
40। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो ये भाग यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो हम इसको ही, ये जो हमारा 7/8 है, इसी को हम 0.875 भी लिख सकते हैं। तो यही होता है दशमलव। तो अब अगर हम दशमलव पे बात करें तो दशमलव 2 प्रकार का होता है। हालांकि पिछले वीडियो में भी हम इस पे थोड़ी चर्चा किए थे, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार में कर देते हैं। तो दशमलव अपने पास 2 प्रकार का होता है। इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक शांत दशमलव, पहली कैटेगरी हमारी शांत दशमलव की हो जाती है, और दूसरी कैटेगरी अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं? जब हम इन भिन्न को हल करते हैं और इस तरीके से, जैसे इस सवाल में ये 3 अंकों के बाद यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो ये हमारा शांत दशमलव हो जाता है। यानी कि भाग करने पर शेष 0 हो जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहेंगे। और अशांत दशमलव क्या कहेंगे? अशांत दशमलव भाग करने पर शेष कभी 0 ना हो, तो उसे हम अशांत दशमलव कहेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण यहाँ पे साइड में दे रहे हैं। इसका उदाहरण हो जाता है हमारे पास जैसे 20/3। अब 20/3 को हम भाग करके देखते हैं। तो 20/3, यहाँ से 3 से हम भाग करते हैं 20 में, तो यहाँ से 6 बार जाएगा और यहाँ पे 18 आएगा। ऋण करें मतलब घटाएंगे इसको, तो यहाँ पे 2 शेष बचा। फिर यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, एक 0 यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो फिर से 6 बार जाएगा। फिर ये 20 आएगा, फिर वो 18 आएगा, फिर यहाँ से 2 होगा, फिर दशमलव की वजह से एक एक्स्ट्रा 0, फिर से 6 बार, फिर से यहाँ पे 18 आएगा और फिर से 2। आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा और यहाँ पे हमें 6.6666 ऐसे प्राप्त होते रहेंगे। ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इस संख्या में तो 666 ही आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें ये 6666 नहीं आता है। ऐसे ही पाई हमारा जो है, पाई की वैल्यू जो हम लोग यूज में लेते हैं 3.14 या 22/7, ये पाई के 2 मान हम प्रायः यूज करते हैं। तो ये दोनों ही पाई के लगभग मान होते हैं, जबकि पाई का वास्तविक मान 3.1415 और ऐसे ऐसे होते हुए ये अनंत तक जाता है। अभी तक इसकी कोई, ये कहाँ तक इसका मान होता है अभी तक, पहले तो शुरू में कुछ साइंटिस्ट ने बताया, फिर आर्यभट्ट आए, उन्होंने भी कुछ बताया, तो बहुत सारे डिजिट तक पाई का मान निकाला गया। और जब से आधुनिक कंप्यूटर आए, इसका लगभग 1.5 ट्रिलियन तक इसे हल किया गया, लेकिन ना तो इसकी रिपीटिशन हुई, यानी कि एक ही संख्याएं ना तो बार बार आई, ये अलग अलग संख्याएं हमेशा आती गई, मतलब अलग अलग अंक आए हमेशा, और ये समाप्त नहीं हुआ। तो ये एक पाई की, मतलब ये पाई का कंप्लीट मान होता है। ये दोनों लगभग मान होते हैं। तो अब शांत दशमलव को भी हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। अब आवर्ती क्या होता है? तो आवर्ती, पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है कि ये अशांत दशमलव के ही एक प्रकार हैं। तो ये कभी भी समाप्त, यानी कि इनका शेष कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये इनका दशमलव के बाद ये ऐसे ही आते रहेंगे। तो आवर्ती क्या होता है? जैसे अभी हमने 20/3 पे बात की, तो 20/3 का मान हमारे सामने कुछ इस प्रकार आया, 6.666 इस प्रकार होता चला गया ये। तो इसको हम कहाँ तक लिख सकते हैं? ऐसे ही ये आता जाएगा हमेशा। तो इसको हम लोगों ने लिखने के लिए क्या करते हैं, इस पे एक बार लगा देते हैं।
जो ये संकेत करता है कि ये ऐसे ही आता जाएगा। अब बार से जिस संख्या पे बार लगा हो उसे हम फिर से भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस पे थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। और यहाँ पे हम अगर ये फिर आवर्ती, एक ही वर्ड की मतलब बार बार आवर्ती होने लगती है। ये इसमें एक या दो या तीन ऐसे ऐसे कई शब्द आएंगे। कहाँ पे कितने शब्दों के बाद पता चलेगा आप लोगों को, इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब अनावर्ती क्या होता है? अनावर्ती जैसे हमने अभी आपको बताया, पाई का मान 3.1415 ऐसे ही होता हुआ ये हमेशा अलग अलग अंक प्राप्त होते जाएंगे। इनमें कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा कि मतलब कि कोई भी किसी संख्याओं का समूह या कोई भी मतलब आवृत्ति आपको दिखाई नहीं देगी, जिसके वजह से पाई भी एक अनावर्ती दशमलव का ही पार्ट है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी संख्याएं हैं, तो चलिए उस पर सवालों में डिटेल में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इस कंडीशन पे कि ये बार को कैसे हम हटाकर फिर से दशमलव में बदल सकते हैं। और दूसरी चर्चा में हम बात करेंगे कि ये इन्हें कैसे पता करें हम कि कितने अंकों तक हमें भाग देना है कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये आवर्ती हैं या नहीं हैं। तो आइए इस पे हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं, जैसे 0.666 ऐसे ही अनंत तक लिखा है, तो हम इसको बता चुके हैं 0.6 पे बार लिख सकते हैं। अब इसको हम फिर से भिन्न में कैसे चेंज करें, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये किसका दशमलव प्रसार है। तो अगर हमें इसे फिर से भिन्न में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, इस 0.6 पे जो बार है इसको हम x मान लेते हैं। अब इसको x मानने के बाद क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले देखते हैं इसमें कितने डिजिट हैं। अगर एक डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट हैं तो 100 से, 3 डिजिट हैं तो 1000 से, यानी कि जितने इधर हैं दशमलव के इस तरफ जितने अंकों की रिपीटेशन हुई है उतने जीरो, एक के सामने उतने जीरो लगा के हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी हम 10 से गुणा कर देते हैं ताकि दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे। तो इधर करेंगे तो आप जानते होंगे कि जब हम इसमें जीरो से मतलब 10 से गुणा करते हैं तो 0.1 अंक हमारी दाईं ओर चला जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 6.6। अब क्या इसमें बार में ये तो अनंत है, उसमें से एक अंक अगर इधर आ गया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये भी अब भी 6 पे बार ही रहेगा और यहाँ से हमारा 10x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको 6 + 0.6 पे बार लिख सकते हैं और इधर 10x रहने देते हैं। अब इस 6x को हम उधर ले जाएंगे, हालांकि ये जाता नहीं है। इसमें क्या होता है कि हम दोनों तरफ 6 माइनस कर देते हैं। तो इस तरफ भी 6 माइनस करेंगे तो उससे ये घट के 0 हो जाएगा और इस तरफ 6 आके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 0.6 यहाँ से इतना बचा और यहाँ से 6 घटाया तो ये 6 ख़त्म और 10x में भी हमने 6 घटा दिया। अब ये फिर से वही x प्राप्त हो गया। हम इसी को तो x मान के स्टार्टिंग में चले थे कि 0.6 पे बार बराबर x है हमारे पास। अब ये x ही आ गया तो इसको हम x लिख देते हैं और इस तरफ से 10x - 6 ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस 6 को इस तरफ लाते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं। हमने बताया है कि ये इसमें हम इधर उधर जाते नहीं हैं। होता क्या है कि इसमें हम 6 जोड़ रहे हैं इधर और 6 इधर भी जोड़ रहे हैं। इसमें से x घटा रहे हैं, इसमें से भी x घटा रहे हैं। तो इसको ये सब ना कहते हुए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम सिंपली कह देते हैं कि x को हम उधर ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाता है। 6 को इधर लाते हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो इधर 6 को लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। 10x ऐसे ही पड़ा रहेगा। x को उधर ले जाएंगे, इसके सामने अभी प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 10x है। अब 10x में से x को घटाएंगे तो सिंपली क्या होता है, जब अगर x की पावर सेम होती है तो उसके आगे जो संख्या होती है उन्हीं को घटाया या जोड़ा जाता है। तो ये 6 ऐसे ही है। 10 में से इसके सामने 1 है, 1 गया 9 और इनमें से एक x को उतार दिया जाता है। तो इस तरह से घटाया जाता है। तो 10 में से 1x गए, 9x बचा, तो 6/9 हो गया। अब इस x को मतलब 9 को इधर लाते हैं, तो ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 6/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको काट देते हैं तो ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9,
यानी कि 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपको ना यकीन हो तो भाग करके देख लीजिए। जब इसको भाग करेंगे तो 2 से हम 3 में करते हैं, 3 से 2 में करते हैं, छोटा पड़ेगा, 0 बार जाएगा, यहाँ से 0 आएगा, 2 शेष बच जाएगा, फिर से दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा 0 मिलेगा हमें, 3 छंग 18 मिलेगा, 2 शेष बचेगा, इस दशमलव की वजह से एक 0 और एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर 6 बार जाएगा और फिर से हमें 18 प्राप्त होगा और 2, और इसी प्रकार से ये हमेशा आता जाएगा। तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे हमें 0.6666 ऐसे ही करते हुए सारी संख्याएं मतलब रिपीटेशन हो रही है, जिसको हम 0.6 पे बार कह सकते हैं। इसी प्रकार से आइए एक आध सवाल पे और हम चर्चा कर लेते हैं जिसमें 2 या 3 अंकों की रिपीटेशन हो रही है। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 1.272727 ऐसे ही रिपीटेशन होती जा रही है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1.27 पे बार, पूरे पे इस बार बार होगा दोनों संख्याओं पे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको x मानना है, ये तो प्रक्रिया रहेगी ही। तो 1.27 इसको हम x मान लेते हैं, बराबर x पे बार है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई ना करके इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है तो हम एक के सामने 2 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम 100 से करेंगे, अगर यहाँ पे 3 अंक होते तो 1000 से कर देते। तो अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इधर तो सिंपल 100x आ जाएगा और इधर क्या होगा, 2 अंक दशमलव दाईं ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे 127.27 पे बार लगा रहेगा, क्योंकि ये अनंत तक है। अनंत में अगर हम थोड़ा सा कम भी कर दें फिर भी अनंत अनंत ही रहता है, उसके सामने ये थोड़ी सी चेंजिंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से इतना आ जाता है। अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 पे बार। हमें कुल मिला के ये ऐसा एडजस्ट करना है कि ये हम x के बराबर ला सकें, और इस तरफ हमारा 100x है। तो अब यहाँ पे 126 ऐसे ही रहने देंगे और प्लस इसको x फिर से लिख देंगे और इसको 100x। अब यहाँ से इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 126 बराबर 99x। तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आता है 126/99। अब हम इसको काट देते हैं, तो ये कटेगा 9 से कटेगा, तो 9 से काटेंगे, नीचे 11 आएगा, एक बार जाएगा, शेष लगभग 3 बचेगा, 9 चौक 36। तो यहाँ से आया हमारे सामने 14/11। तो ये चेंज हो चुका है। हम 1.27 पे बार को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे अशांत दशमलव में अनावर्ती कैटेगरी थी, उसमें हम कितने अंकों तक भाग लगाएं कि हमें पता चल जाए कि वो आवर्ती है या अनावर्ती। तो आइए हम उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं जो अपने दशमलव प्रसार हैं उनके बारे में। तो दशमलव की कैटेगरी तो हमने बता ही दी थी। तो दशमलव में किसी संख्या को चेंज करने पे 3 परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला परिणाम क्या हो सकता है, पहला परिणाम हमारे सामने हो सकता है कि कुछ अंक दशमलव के बाद प्राप्त होने पर शेष 0 आ जाए। जैसे मतलब कुछ अगर हम भाग करें और वो कुछ अंकों तक जाए, उसके बाद उसका शेषफल 0 आ जाए। जैसे हम बात करते हैं 1/4 पे। तो 1/4 अगर हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ऐसे लगा देते हैं, ये यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1। तो पहले तो ये छोटा था, 0 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, फिर उसके बाद
यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा जीरो मिलेगा, तो ये 10 हो गया। भाग करेंगे 4 दूना 8, यहाँ से 2 शेष बचा। इस दशमलव की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो और मिलेगा, 4 पंजे 20, तो यहाँ से 20, ये शेष जीरो हो गया। तो पहली कंडीशन तो यही हुई कि कुछ अंकों तक जाने के बाद ये मतलब समाप्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है अपनी, ये तो हो गए शांत दशमलव की कैटेगरी के दशमलव के बाद कुछ दूर जाएं और ये समाप्त हो जाते हैं, तो ये शांत दशमलव का एक्सप्लेनेशन एक तरह से आप कह सकते हैं हुआ। अब अशांत की पहली कैटेगरी जो है हमारी आवर्ती। तो आवर्ती जैसे वही सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं 1/3 वाला। तो 1/3 हम 3 से जब 1 में भाग करेंगे तो ये पहले जान लेते हैं तीसरी कैटेगरी कहती क्या है। तीसरी कैटेगरी कहती है कि भाग करते समय दशमलव के बाद भागफल की तथा शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण वही 1/3 हम ले लेते हैं। तो 3 से जब 1 में भाग हम करते हैं तो एक यहाँ पे, अब इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं वैसे, तो यहाँ पे आ जाता है 0.3333 और ऐसे शेष में देखिएगा तो शेष भी हमेशा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे आप करेंगे फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पे शेष की जो पुनरावृत्ति है वो 1-1 आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है 3-3-3-3 आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन तो यही कहती है कि भाग करने के बाद कुछ समय बाद या 1-2 अंक के बाद भी ये आ सकता है, यहाँ तो शुरू से ही आ गया तो कुछ भी हो सकता है, शुरू से भी आ सकता है, 1 या 2 अंक के बाद से इसकी पुनरावृत्ति स्टार्ट हो सकती है, तो लेकिन पुनरावृत्ति होगी। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली इस पे बार लगा देते हैं। तो अब आइए तीसरी कंडीशन पे बात करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी कहती है कि जब भी पुनरावृत्ति होगी वो कब हमें पता चलेगी, तो जो पुनरावृत्ति के अंक हैं, जैसे इसमें 1 अंक है केवल 3, तो इसमें जो होगा तीसरी कंडीशन हमारी कहती है कि जो पुनरावृत्ति हो रही है उसमें जो अंक हैं, यानी कि पुनरावृत्ति में अंकों की जो संख्या है वो भाजक, जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाजक से हमेशा छोटी होगी, हमेशा ही वो भाजक से छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा भाजक जो था यही 3 था, और देखिए भागफल में पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 3 की। जो ये 1/3 था इसकी पुनरावृत्ति 3-3-3 ऐसे हुई, ये भाजक 3 था और इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 3 से छोटी होती है। ये खूब से खूब 2 तक जा सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता। जैसे 1.2 तक ऐसे, मतलब कि 2 अंक इसमें हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा अंक नहीं हो सकते क्योंकि इसका भाजक 3 है। तो आइए ऐसे ही एक आध सवाल और हम देखते हैं जिसमें थोड़ा ये संख्याएं ज़्यादा हों। अब जैसे हम बात करते हैं 1/7 की, तो 1/7 यानी कि 7 से हमें कितने में भाग देना है, 1 में, तो 1 में भाग देते हैं हम। तो 7 जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, यहाँ से 1 शेष बचा, दशमलव लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा 0 मिलेगा, 1 बार जाएगा, यहाँ से 7 आएगा, 3 शेष बचेगा, फिर से इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा 0, 3 बार जाएगा, वो सॉरी 4 बार, 4 बार जाएगा, 28 आएगा, यहाँ से 2 शेष बचेगा, एक एक्स्ट्रा 0 मिलेगा, फिर अब की बार 2 बार जाएगा, तो यहाँ से 14 आएगा और 6 शेष बचेगा, एक एक्स्ट्रा 0 मिलेगा, 9 बार जाएगा, वो सॉरी 8 बार जाएगा,
तो यहाँ पे 56 आएगा। अब उसके बाद यहाँ से 4 बचेगा। अब जाएगा ये लगभग 5 बार, ये 40, एक 0 एक्स्ट्रा मिला तो यहाँ पे 35। अब उसके बाद यहाँ से बचा 5, 5 एक 0 मिला, 7 सते 49, यहाँ से 49, फिर एक बच गया, फिर से इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ पे। अब उसके बाद ये जाएगा कितनी बार, एक बार ही जाएगा तो 7 आएगा, और फिर यहाँ से 3 LC मतलब शेष बचेगा, फिर से इसकी वजह से एक 0 यहाँ पे मिलेगा तो 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ तक का जो था, क्योंकि शेष हमारा देखिए पहले 1 बचा था, फिर कितना बचा था, 3 बचा था, फिर 2 बचा था, फिर 6 बचा था, फिर 4 बचा था, फिर 5 बचा था, और फिर अब 1 बच गया। अब फिर यहाँ से वही भाग करेंगे तो फिर हमारे पास 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2, इसी प्रकार से ये आता जाएगा। तो देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, और यहाँ पे हमारा भाजक कितना था, 7। तो हमारा नियम नंबर 3 भी यही कहता था कि इनमें अंकों की जो संख्या है वो हमेशा भाजक से छोटी होगी। तो 7 है यहाँ पे 6 है। तो इतना हमें करने के बाद ये पता चल चुका होगा कि हमें कितने अंकों तक भाग करना है, जिससे कि पता चल जाए कि वो हैं कि नहीं। तो हमें यहीं पे लिख देते हैं, हमें यह ज्ञात करने के लिए कि कोई भिन्न दशमलव में परिवर्तित करने के बाद आवर्ती अथवा अनावर्ती होगी, कम से कम दशमलव के बाद भाजक के बराबर अंकों तक ज्ञात करना होगा। मतलब कि जैसे यहाँ पे 7 है, तो अगर हम 7 अंकों तक ज्ञात करते हैं और ये लास्ट अंक वही आ जाता है जो पहला अंक था, तो हम ये कह देंगे सीधा कि ये एक आवर्ती दशमलव होगा। अगर 7 अंकों के बाद कोई दूसरी संख्या प्राप्त होती है तो हम कह देंगे कि ये एक अनावर्ती दशमलव है। तो इस वीडियो में हम यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ ऐसे ही मैथ पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं फिर प्रश्नावली 1.3 में हम